तो एनटीपीसी रेलवे का अगर आप ग्रेजुएट लेवल ग्रेजुएट लेवल का अगर फॉर्म अप्लाई किए हैं तो उसके लिए आपको सही बुक का जरूरत है। उसके लिए क्लियर पब्लिकेशन आपका सारा विषय का अलग अलग प्रीवियस क्वेश्चन के साथ बुक लाई है। अगर उस बुक को लेना चाहते हैं नजदीकी बुक सेंटर में संपर्क करें। धन्यवाद। तो कैसे हैं एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, जो भी एनटीपीसी रेलवे का फॉर्म भर रहे हैं तो पहले आप रुक जाइए। फॉर्म भरने से पहले ये पूरा वीडियो देख लीजिए। क्यों देख लीजिए? क्योंकि आरआरबी के द्वारा जो है ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। ऑफिशियल नोटिस में 61 सवाल का सॉल्यूशन बताया गया है, जवाब दिया गया है ऑफिशियल। उसका जवाब जो है आरआरबी खुद दी है। तो ये पहले जवाब आप देख लीजिए। अगर आप ये नहीं देखिएगा, अगर आप फॉर्म में कुछ गलती कर दीजिएगा तो बाद में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इसको पहले पूरा वीडियो देख लीजिए, तभी जो है फॉर्म भरने का सोचिए। तो पहला देख लीजिए, इसमें बोला गया है पूरा जो विज्ञापन स्नातक लेवल का है आरआरबी का, ये पूरा उसका विज्ञापन संख्या क्या है तो 5/2024 है। अब इसको याद रखिएगा क्योंकि अब ये वैकेंसी जो है अब पीटी मेंस फाइनल तक जो है विज्ञापन संख्या ही रहेगा, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। 5/2024 है। इसका बोला गया है कि आपका आवेदन का प्रारंभिक तिथि क्या था तो 14 सितंबर था। बोला गया है कि 5/2024 का अंतिम तिथि क्या है तो 15 अक्टूबर है। और तीसरा में बोला गया है, हम स्पीड बता रहे हैं, समय हम ज़्यादा नहीं लेंगे आप लोग का। आवेदन का संशोधन की तिथियां क्या है, मतलब आवेदन में अगर कोई गलती हो गया है तो उसका संशोधन कैसे कर सकते हैं, एडिट कैसे कर सकते हैं। तो बोला गया है कि उसके लिए आपको 16 तारीख से 25 तारीख तक जो है पोर्टल खुला रहेगा। 16 तारीख से 25 तारीख तक जो है आप एडिट कर सकते हैं। उसके लिए आपको चार्ज लेकिन देना होगा। बोला 250 रुपया लगेगा। क्या है समझ लीजिए। तो इसमें बोला गया है कि संशोधन विंडो आवेदन जमा करने का अंतिम तिथि के बाद ही खुलेगी। 16/10/2024 से 25/10/2024 तक सक्रिय रहेगी। यदि उम्मीदवार खाता बनाए फॉर्म में भरे गए विवरण, अगर ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सहित चयनित आरआरबी के विवरण को छोड़कर, यहाँ समझ लीजिएगा, ये ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और चयनित जो बोर्ड आप सेलेक्ट किए हैं उसको छोड़कर किसी भी विवरण को संशोधित या परिवर्तित या सही करना चाहते हैं तो उसके लिए 250 रुपये आपको शुल्क देना होगा। लेकिन 3 चीज़ जो है छोड़कर बोला गया है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और आरआरबी विवरण बोर्ड, ठीक है। और यहाँ बोला गया है कृपया ध्यान दें, खाता बनाए या फॉर्म या चुने हुए आरआरबी में भरे गए विवरण को संशोधित नहीं किया जा सकेगा। अगर आप जो फॉर्म आप जो है अगर मुंबई जोन भर दिए हैं, पटना जो आप जो है कलकत्ता जोन भर दिए हैं, कलकत्ता बोर्ड भर दिए हैं, मुंबई बोर्ड भर दिए हैं, या अगर कोई और बोर्ड आप भर दिए, सिकंदराबाद भर दिए, इलाहाबाद भर दिए, तो कहने का था तो मतलब आपको हुआ कि आपका जो है बोर्ड चेंज नहीं होगा, आपका मोबाइल नंबर चेंज नहीं होगा और आपका ईमेल आईडी चेंज नहीं होगा। बाकी जो है सब चेंज हो सकता है। उसके लिए आपको 250 रुपये अलग से देना होगा। यहाँ बोला गया है। नेक्स्ट है कि मेरा अंतिम परिणाम 13 अक्टूबर 2024 के बाद आने की उम्मीद है, तो क्या मैं आवेदन कर सकता हूँ? तो नहीं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता के परिणाम में प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवार आवेदन के पात्र नहीं होंगे, तो ऐसे लोग जो है आवेदन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि उनका जो है डिग्री कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे देख लीजिए। और 5वां बोला गया है खाता बनाने के लिए क्या आवश्यकता है, तो उम्मीदवारों के पास मोबाइल नंबर और वैध सक्रिय जो है ईमेल आईडी होना चाहिए, वही खाता बना सकते हैं। 6ठा नंबर देख लीजिए कि मैंने सीएन मैंने विज्ञापन संख्या 1/2024 के लिए एक खाता बनवाया है, क्या मुझे विज्ञापन संख्या 5/2024 में एक खाता बनाना होगा? तो बोला है नहीं। अगर ये विज्ञापन संख्या को 1/2024 और 5/2024 जो आपका एनटीपीसी स्नातक लेवल का जिसका फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो बोला गया है नहीं। जिन उम्मीदवारों ने वर्ष 2024 में रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा प्रकाशित किसी भी अधिसूचना या सीएन या एक विज्ञापन संख्या हो, चाहे एएलपी का भरे होंगे, टेक्नीशियन का फॉर्म भरे होंगे या आप जेई का फॉर्म भरे होंगे, तो अगर इस तरह का अगर फॉर्म आप भरे होंगे या सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भरे, अगर कोई भी भरे होंगे, तो बोला गया है कि उनके पहले ही खाता बना हुआ है, उनको कोई फिर से खाता बनाने की ज़रूरत नहीं है। वही जो है खाता यूजर आईडी पासवर्ड से आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, पूछा गया है खाता बनाने की प्रक्रिया क्या है। तो आवेदन जो है बटन के अंतर्गत जो है क्या कर सकते हैं, खाता बनाए चुने, फिर उम्मीदवारों को मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सहित पूछे गए सभी विवरण दर्ज करें। उम्मीदवार का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पर ओटीपी जाएगा। उसके बाद जो है आप जो है दर्ज कर प्रस्तुत कर सकते हैं अपना खाता। क्या मैं खाता बनाने के लिए विवरण संपादित कर सकता हूं? तो एक बार खाता बन जाने के बाद खाता बनाने के लिए कोई भी संपादित नहीं कर सकते हैं। मतलब जो पहले भी फॉर्म भर चुके हैं विज्ञापन संख्या 1/2024 या कोई भी एनटीपीसी रेलवे का, उनको भी खाता बनाने की ज़रूरत कुछ नहीं है। नेक्स्ट है खाता बनाने के लिए अगली प्रक्रिया क्या है, तो होम पेज में जाकर के आप टैब पे जाकर के वही है सब कुछ खाता बनाने का बोला गया। 10वां देख लीजिए, क्या आवेदन भरने का मोबाइल नंबर उपयोग किया जाएगा? तो आप आवेदन भरने के लिए मोबाइल नंबर का उपयोग किया जा सकता है। तो बोला गया है एप्लीकेशन मॉडल में कुछ विशेषताएं मॉडल प्लेटफॉर्म के ठीक से काम नहीं कर रही है।
इसके लिए डेस्कटॉप लैपटॉप से उपयोग कर सलाह दी जाएगी। नेक्स्ट बोला गया है कि लॉगिन करने की प्रक्रिया क्या है, तो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी से कैप्चर करके आप लॉगिन कीजिएगा। 5वां बोला गया है कि सीएन जो है 5/2024 में कितने वेतन स्तर है, तो यहाँ पे बोला गया है लेवल 5 और लेवल 6 का जो है स्तर रहेगा यहाँ पे। 13वां नंबर बोला गया है कि क्या मैं अन्य पद के लिए समान आवेदन प्रस्तुत कर सकता हूँ, तो हाँ, यदि आप शैक्षणिक योग्यता पूरी कर सकते हैं तो अन्य पद के लिए, मतलब अगर कोई और भी पद है, अगर उसके पास, अगर आपके पास कोई डिग्री, जैसे कि आपके पास स्नातक पे ये वैकेंसी है पूरा, अगर किसी के पास और भी कोई टेक्निकल डिग्री है, अगर उस तरह की वैकेंसी इसमें ऐड किया होता तो आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं, इसको भी अप्लाई कर सकते हैं, यही बोला गया है। नेक्स्ट है 14 नंबर, क्या मैं अलग अलग वेतन स्तरों के लिए अलग अलग आरआरबी में आवेदन कर सकता हूं, तो नहीं, आपको एक ही जो है आरआरबी में आवेदन करना मिलेगा। बोला गया केवल एक ही आरआरबी में आप आवेदन करने की अनुमति है। 15 नंबर बोला गया कि क्या मैं एक से अधिक आरआरबी में भर सकता हूं, तो नहीं, क्योंकि एक से अधिक आरआरबी में आवेदन करने के लिए मतलब आप एक ही बोर्ड में आपको फॉर्म भरना है, एक से अधिक जो है बोर्ड में आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और जो है देख लीजिए, क्या मैं एक आरआरबी के लिए एक आवेदन कर सकता हूं, तो नहीं, तो आपको एक ही जो है आरआरबी का करना है। और जो देखिए 17 नंबर क्या बोला गया है कि मैंने लेसिक सर्जरी करवाई है, क्या मैं आवेदन के योग्य हूँ, तो लेसिक सर्जरी करा चुके उम्मीदवार उन पदों के लिए पात्र नहीं है जिनके चिकित्सक जो है A1 A2 A3 की आवश्यकता होती है। और कृपया अनुलग्न 8 देखें, जिसमें जो उम्मीदवारों को B1 B2 चिकित्सा मानकों के पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो वो रोजगार जो है आपका जो है अनुलग्न 8 में दर्शाई पूरा आवेदन कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब हुआ कि जो A1 A2 A3 का जो लेसिक सर्जरी करवाए वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको जो B1 B2 का जो भी चिकित्सक है उसका पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया है, आधार सत्यापन क्या जरूरी है, तो उम्मीदवारों को वास्तविकता सुनिश्चित करने के लिए जो है आधार सत्यापन का है। इसमें बोला गया है कि उम्मीदवारों को वास्तविकता सुनिश्चित करने तथा परीक्षा के दौरान जो है रोक लगाने के आधार पर सत्यापन आवश्यक है। तो आरआरबी जो है आधार विवरण किसी तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 19वां नंबर बोला गया है, यदि मेरे पास आधार नहीं है तो क्या करना चाहिए, तो यदि आपके पास आधार नहीं है तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पेन अगर कोई भी इसमें है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा 20वां नंबर देख लीजिए, यदि मैंने अपना नाम पहले से ही बदल लिया है तो क्या मैं दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा, तो आवेदकों के पास परिवर्तित नाम का एक राजपत्र अधिसूचना जो है आपको देना होगा, अगर आप नाम जो है पहले से बदल चुके उनके लिए है। 21 नंबर देखिए, यदि मैं अपना खाता लॉगिन करके पासवर्ड भूल गया हूँ तो क्या करना चाहिए, तो लॉगिन करने के बाद फिर वही है जन्म तिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर दर्ज करके फिर उसको जो है एडिट करके फिर कर सकते हैं, संशोधित करके पासवर्ड जो है कर सकते हैं, यहीं पे बोला गया है। इसको पढ़ लीजिएगा, कोई विशेष नहीं है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि ईबीसी उम्मीदवारों के लिए क्या लाभ लिए जा सकते हैं। ईबीसी उम्मीदवारों के लिए जो शुल्क में रियायत दी जाएगी, मतलब शुल्क में जो है उनको छूट मिलेगा। उसका विज्ञापन संख्या CN जो आपका विज्ञापन संख्या 5/2024 का पैरा संख्या D में देख लीजिए आप 7.4 में। मैं एक ईबीसी हूँ, अगर मेरे पास ईबीसी प्रमाण पत्र नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए, तो उम्मीदवारों के पास आवेदन जमा करने हेतु विस्तृत CN अनुलग्न संख्या 3A के अनुसार वैध आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि उसके पास अनुलग्न संख्या 3A के अनुसार आय प्रमाण पत्र नहीं है तो वो उम्मीदवार अपना BPL कार्ड के विवरण या मान्यता प्राप्त गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार द्वारा किसी अन्य प्रकार प्रमाण पत्र जो है जारी करके फिर बनवा सकता है। उसी में जो है फिर अगर वो प्रस्तुत करेगा तो उसका उम्मीदवारी जो है स्वीकार किया जाएगा, अन्यथा उनका उम्मीदवारी जो है नहीं स्वीकार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 32 नंबर, क्या ईबीसी के लिए आरक्षित पद है, तो नहीं, ईबीसी उम्मीदवार केवल एक शुल्क रियायत के लिए है, उसके लिए आरक्षित पद नहीं है। नेक्स्ट बोला गया है, देख सकते हैं कि इस CN संख्या 5/2024 विज्ञापन में आयु का गणना, तो आयु का गणना देख लीजिए आपका 1/2025 से किया जाएगा। आपको विज्ञापन संख्या 5/2024 का, उसका भी आप देख सकते हैं पैरा संख्या 5.0 में, 5.1 में, 5.2 में। और SC ST OBC EBC EWS स्थिति को दावा करने के लिए जो है क्या निर्णायक तिथि है, तो अगर कोई के पास SC ST सर्टिफिकेट है या EWS का सर्टिफिकेट है तो उसका सर्टिफिकेट का क्या वैलिडिटी है उसके बारे में बोला गया है। तो उसके बारे में स्थिति को दावा करने के लिए बोला गया है। इसमें देखिएगा तो SC ST के लिए जो है EWS स्थिति के लिए आधार पर
आरक्षण चाहने वाले उम्मीदवारों को सुनिश्चित करना होगा कि उनके पास जो है CN संख्या के आवेदन जमा करने का अंतिम तिथि 13/10/2024 आपका सितंबर 2024 तक जो है जाति समुदाय प्रमाण पत्र अगर है या दस्तावेज सत्यापन के दौरान ऐसे उम्मीदवारों का अपना मूल जाति समुदाय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अब ये आवेदन जमा करने का अंतिम तिथि तक एक वैध है। नेक्स्ट है कि EWS के अंतर्गत आरक्षण प्राप्त करने के लिए मापदंड क्या है, तो RRB का आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के आप देख सकते हैं। शुल्क रियायत के लिए कौन पात्र है, तो जो जिनको फी में छूट होगा फॉर्म भरने में, तो वो SC ST है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक, यहाँ पे देख सकते हैं सारा का दिया हुआ है अपना जो भी आपका कैटेगरी है। 37वां नंबर है, मैं वर्तमान में सशस्त्र बल में कार्यरत हूँ, तो क्या मैं भूतपूर्व सैनिक के रूप में आवेदन कर सकता हूँ, तो आप भूतपूर्व जो है सैनिक के रूप में आवेदन तो कर सकते हैं यदि आपके पास CN संघ के लिए आवेदन जमा करने का अंतिम तिथि 31/10/2024 के पहले जो अगर है सेवा मुक्त हो जाते हैं तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ, उसके लिए रोजगार प्राप्त किया है, तो क्या CN के तहत जो है भूतपूर्व सैनिक का लाभ के लिए पात्र हूँ, तो अगर उनको बोला गया है कि अगर भूतपूर्व सैनिक अगर है तो क्या मुझे लाभ मिलेगा, तो इसमें तो ये बोला गया CN मतलब विज्ञापन संख्या 5/2024 में, तो इसमें बोला गया है कि भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों के दिए गए लाभ के लिए लाभ उठाने के पहले केंद्र सरकार द्वारा ग्रुप C और ग्रुप D का जो है सार्वजनिक जो है आपका स्थानीय निकाय, ये सब पढ़ लीजिएगा, ये सब सिर्फ इंडिविजुअल के लिए है। दस्तावेज सत्यापन के समय NOC किससे प्रस्तुत करना चाहिए पढ़िएगा, तो ये बोला गया है कि भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों जिससे पास पहले से सिविल रोजगार प्राप्त है वो जो है आपको देख सकते हैं दस्तावेज के समय जो है NOC प्रस्तुत करना होगा। इसी तरह जो है सब दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मैं पदों के लिए विभिन्न विकलांगता के लिए उपयुक्त के बारे में क्या जान सकता हूँ, तो देख सकते हैं इसमें कुछ यही सब है आपका। विशेष जो रहेगा हम अपने खुद बता देंगे आपका, इसका हम टेलीग्राम पे भी डाल देंगे। देख सकते शुल्क वापसी के लिए क्या पात्र है, तो सिविल शुल्क वापसी के लिए कौन पात्र है, तो सिविल शुल्क वापसी के लिए जो है जो भी CBT 1 का परीक्षा देगा, ठीक है, वही जो होगा पात्र होगा, इसमें बोला गया है वही पात्र होंगे। तो और बोला गया है कृपया मेरी RRB का धन वापसी नीति बताएं, तो धन वापसी नीति का यहाँ पे देख सकते हैं वही सब बोला गया है कि धन वापसी नीति का भुगतान करते समय आवेदन स्वीकार करता है तथा सहमत होता है, किया गया भुगतान अप्रतिदेय है तथा आवेदन किसी भी परिस्थिति में शुल्क वापसी का प्रस्तुत नहीं किया कर सकता है। शुल्क या वापसी योग जो है केवल उन उम्मीदवारों को लागू होता है जो CBT में उपस्थित होंगे। त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण या अस्वीकृत आवेदकों के CBT में उपस्थित ना होने पर आपका शुल्क वापस, मतलब जो परीक्षा देंगे उन्हीं को शुल्क वापस होगा, ठीक है, और जो परीक्षा नहीं देंगे उनका शुल्क वापस नहीं होगा, यही बोला गया है RRB के द्वारा। आवेदन में केवल मैट्रिकुलेशन ही दिखाई दे रहा है, क्या अपनी अन्य योग्यताएं कैसे जोड़ूं, तो योग्यता के अंतर्गत प्रासंगिक योग्यता का चयन करें और जोड़ बटन पर जो है क्लिक करें, उसके बाद फिर आपको दिखाई देगा, यहाँ पे देखा वही बोला गया है। नेक्स्ट है, देखते हैं कि जिला राज्य विभाजन हो गया है तो क्या मुझे जिले अनुलेख करना चाहिए, तो यहाँ पे देख लीजिए, ये सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ विशेष नहीं है। कुल मिलाकर कौन कौन दस्तावेज अपलोड करने होंगे यहाँ पे देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो सभी उम्मीदवारों को निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार अपनी स्कैन की गई तस्वीर, स्कैन किए गए हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों द्वारा मुक्त यात्रा पास प्राप्त करने के लिए जाति प्रमाण पत्र, यही सब जो है अपलोड करना होगा। अपलोड किए गए दस्तावेज का साइज के लिए आपको तो कल हम वीडियो बताए थे, उसमें देखे होंगे कि सबको पहले से बढ़ा करके कर दिया गया है, देख सकते हैं कि 500 KB से कम आपको होना चाहिए, यही सब दिया हुआ है। तो मैं शुल्क भुगतान कैसे कर सकता हूं, तो बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, यही सब है इसमें। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो हम बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ है 55 नंबर कि इनमें से नकारात्मक आंकलन होगा तो 1/3 आपका होगा नकारात्मक आंकलन, मतलब 3 को गलत कीजिएगा था, एक सही का भी उत्तर कट जाएगा, इसका मतलब यही हुआ। नेक्स्ट है 56वां नंबर कि मेरी अपनी परीक्षा के लिए अपनी भाषा का चयन कहाँ करना होगा, तो व्यक्तिगत जो है विवरण पृष्ठ में जो है क्या कर सकते हैं, वहीं पे जो है 15 भाषाओं के लिए एक भाषा चुन सकते हैं, 15 भाषाओं का परीक्षा रहेगा उसमें एक भाषा अपना चुन सकते हैं, इसमें वही बोला गया है। नेक्स्ट है, देख लीजिए, और क्या मुझे उन सभी पदों के लिए वरीयता प्रदान करना चाहिए जिसमें मैं पात्र हूँ, तो बोला गया इंपॉर्टेंट है, वो देख लीजिए 57 नंबर।
हाँ, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि अपने द्वारा चुने गए आरआरबी में जितने पदों के लिए पात्र हैं उन पदों के लिए अपनी वरीयता क्रम बताएं। आंशिक वरीयता वाले उम्मीदवारों के पास केवल चुने गए विशिष्ट रेलवे जोन तथा पदों एवं श्रेणियों का विचार किया जाएगा तथा आवंटन के समय रिक्तियाँ को उपलब्ध निर्भर होगा। मतलब यदि कोई पद ऋण श्रेणी में कोई वरीयता नहीं दी जाती है तो उन पदों का जो है अनिच्छा माना जाता है। तो यही इसमें बोला गया है कि जिस समय जो होगा आरआरबी का श्रेणी का होगा उसी समय जो है इसका विचार किया जाएगा। अभी फिलहाल जो इसमें कोई विचार नहीं किया जा सकता है। बोला है आवेदन प्रस्तुत करते संबंधित प्रश्नों के लिए मुझे किससे संपर्क करना चाहिए। तो प्रश्न के लिए जो है 5/2024 को आवेदन का किसी भी प्रश्न के लिए जो है आप 10 बजे से लेकर 5 बजे तक ये ईमेल आईडी पर मेल करके या फ़ोन नंबर पर भी आप जो है अपना आवेदन में कोई आपको त्रुटि लग रहा है तो आप उससे पूछ सकते हैं। और मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा आवेदन अंततः जमा हो गया है, तो उसके लिए जो है देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है। तो ऑनलाइन आवेदन की अंतिम स्वीकृत शुल्क भुगतान की पुष्टि प्राप्त होने के बाद ही होगी। आवेदन को सफल भुगतान के लिए ईमेल आईडी और एसएमएस के द्वारा आपको पता चलेगा कि आपका भुगतान हो चुका है। ठीक है। और बोला गया एक इम्पोर्टेंट चीज़ है 60वां नंबर और अंतिम क्वेश्चन देख लीजिए कि मेरे आवेदन अस्वीकार होने के स्थिति में क्या मेरे द्वारा भुगतान किया गया शुल्क वापस किया जाएगा। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो क्या वो जो पैसा आपका लगा है फॉर्म भरने वो वापस होगा। तो आवेदन के अस्वीकृत होने पर कोई शुल्क वापस नहीं होगा। बोला गया कोई शुल्क जो है आपको वापस नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वही है सब कुछ और विशेष नहीं, सारा चीज़ हम आपको बता दी। 61 नंबर तक देख लीजिए, आपको बता दिए कि क्या मेरा यहाँ तक ध्यान दे सकते हैं। एक अंतिम क्वेश्चन है, क्या आवेदन का प्रिंट आउट ले सकता हूँ। तो हाँ, उम्मीदवार जो है परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के बाद आवेदन का प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो यही 61 सवाल था। आई होप आप लोग को फॉर्म भरने में बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।